हेलो फ्रेंड्स, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस सीए फाइनल रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ मई 24 के डिस्कशन में। सो फ्रेंड्स, जो रिवीजन टेस्ट पेपर होता है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द सीए एग्जाम्स। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज स्पेशली टैक्स के लिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, वो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो मैंने सोचा why not cover for you indirect taxes MTP, MTP, RTP, RTP, MTP भी करेंगे। First in this session let's do RTP. Okay, so case scenario 1 वाला MCQ देखो, क्वेश्चन देखो, केस सिनारियो 1 वाला MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आई टेल यू व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस RTP और उसमें से क्या क्या आपके मेन एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, तो जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछते हैं तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस में जाना चाहिए। ओके, एंड देखना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड देन रीड द पैराग्राफ। गेटिंग दिस एस्पेक्ट, गेटिंग दिस पर्सपेक्टिव। तो देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स of the case scenario given above, choose the most appropriate answers to question number 1 to 6. ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय धैर्य लिमिटेड डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई। मतलब मुझे मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे जानना है इस पैराग्राफ से, दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। ओके, चलो तो वो एक है। सेकंड, which of the inward supplies received by Dhairya Limited in month of April are taxable under reverse charge। तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या क्या टैक्स होगा वो जानना है, राइट? ये पैराग्राफ पढ़ के। थर्ड, मुझे टोटल जीएसटी पेएबल निकालना है ऑन आउटवर्ड सप्लाईज बिफोर सेटिंग ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आई हैव टू फाइंड आउट टोटल आउटपुट टैक्स पेएबल, मतलब ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। Fourth, I have to compute ITC admissible. I have to compute total ITC admissible. Okay. Then, whether GST is applicable on the event organized by Dhoom Events Limited Karnataka for Dhairya Limited in Dubai. मतलब कुछ ना कुछ मुझे करना है related to place of supply. Okay. And how shall the amount paid towards training expenses of employees of Dhairya Limited be treated under GST law? Okay, so I have to understand these 6 aspects from this scenario. Okay, तो देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ये वे, बट यू नो आप, मैं श्योर हूं, सपोज आप पहले फुल पैराग्राफ पढ़ोगे देन क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर इन माय ओपिनियन टू डू इट इन दिस वे। देखो आप स्टार्ट करते हैं। Dhairya India Limited registered supplier under GST in the state of Kerala. So Dhairya Limited is in Kerala, is engaged in supplying goods and services. Dhairya Inc. San Francisco USA is subsidiary of Dhairya Limited. मतलब ये दोनों बन गए एसोसिएटेड। ओके, एंड इज engaged in supply of information technology services to customers in US. Dhairya Limited India had undertaken following transaction during the month of April. Okay, first, अब आपको एक सवाल पूछा है यहाँ पे, which of the following activities undertaken by Dhairya Limited do not amount to supply। तो मुझे एक बोलो, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे, जस्ट इन 4 में से which do not amount to supply काम हो जाएगा। Yes, 1, supply of sheets, steel sheets in territorial waters. Second, computer being used for business purpose given free of cost to unrelated person. Okay, देख लो यहाँ पे क्या किया है। Computer used for business purpose and on which no ITC has been taken. Friends, no ITC has been taken. And it is given of
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको पता है कि शेड्यूल 1 में क्या बोला गया है? शेड्यूल 1 में इट इज सेड दैट permanent transfer or disposal of business asset on which ITC has been availed, it is supply even if it is without consideration। नहीं, इसमें तो ITC लिया ही नहीं है आपने, on which no ITC has been taken, यहाँ पे तो आपने ITC लिया ही नहीं है, तो it will not be supply। Did you get my point? So it will not be supply। ओके, तो ये सप्लाई नहीं है फॉर श्योर। डिड यू अंडरस्टैंड? इस पे आईटीसी लिया होता तो इट वुड हैव बीन सप्लाई। थर्ड, सप्लाई ऑफ पेपर रोल्स फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर्स टू फोर्ट माउंट सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एंड फोर्थ, रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम आउटगोइंग एमडी। ओके, तो दोस्तों ये सप्लाई नहीं है, ये एक समझ में आ गया। तो पक्का ये आंसर 2 तो है और 4 भी है, बिकॉज ये भी सप्लाई नहीं माना जाता। दिस इज ऑल्सो नॉट सप्लाई बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन एंड देयर इज नो एक्टिविटी। ओके, सो इट इज नॉट सप्लाई। सो आपका आंसर होना चाहिए 2 and 4 वाला। सो इट इज गोइंग टू बी ए। आंसर इज गोइंग टू बी ए, 2 and 4। क्लियर? यो स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन में दिया है। ओके ओके, वो स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन में दिया है दोस्तों। ओके, किसके क्लैरिफिकेशन में? शेड्यूल 2 जो है ना अपना, शेड्यूल Schedule 2, certain activities or transaction called as either supply of goods or supply of services, उसमें specifically दिया है कि recovery of bond amount from any outgoing employee will not be treated as supply। तो इसका आंसर होगा A। A मतलब 1 and A मतलब 2 and 4। चलो नेक्स्ट देखते दोस्तों। Which of the inward supplies received by Dhaivya Limited in month of April are taxable under reverse charge? रिवर्स चार्ज में क्या क्या टैक्सेबल होता है? सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट हैपेंस? दे आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। यस, बिकॉज डायरेक्टर ऑफ कंपनी गिविंग सप्लाई टू कंपनी। सेकंड, एकोमोडेशन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम हिलवुड्स होटल। नहीं, एकोमोडेशन सर्विस तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। देन सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। यस। देन न्यू मशीन परचेज फ्रॉम डीलर बेस्ड इन कोचीन। नो, ये तो फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल होगी। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन पेरोल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी ऑन दैट। तो आपका आंसर होगा डी 1 and 3। ये देखो डी 1 and 3 will be your answer। Agreed? तो आपको उसके लिए तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, any of the example, right? Next, अभी आपको कैलकुलेट करना है टोटल जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ओके, बिफोर सेटिंग ऑफ आईटीसी, मतलब जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स पेएबल। तो आप अब यहाँ पे जाना, आपके आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स में जाना and tell me what will happen in these cases. First transaction, supplied large paper rolls to Fort Mount School, Bangalore, Karnataka। Okay, ये taxable of course है for printing of question papers, क्योंकि कहीं पे इसका exemption नहीं दिया है। As directed by the school, Dhaivya Limited delivered the paper rolls at a printing press located in Trivandrum, Kerala। ओके, अब एक बात को समझना, where is my supplier? My supplier Dhaivya Limited is in Kerala। Okay, it is in Kerala and it has supplied the whatever goods to school in Bangalore, Karnataka। Okay, and
as directed by school, the supplier has delivered the paper rolls in Kerala itself. But friends, do you agree that here it is built to ship model? तो 10(1)(b) के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन क्या होगा, इट विल बी बैंगलोर, कर्नाटका. तो कौन सा जीएसटी आएगा इस केस में, इस केस में कौन सा जीएसटी आएगा, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर केरला, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, there will be IGST. Agreed? There will be IGST. तो अभी आप क्या करना, now what do you do? So A, IGST आएगा इसमें, तो CGST, SGST, IGST लिखना, and let's try to calculate. So on 15 lakhs, what is the percentage of GST? Rates of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18%. So please calculate 15 lakh into 18%. 15 lakh into 18%. कितना आया? Is it 2,70,000? Yes, it is 2,70,000. So 270 is your IGST. Then bond amount recovered, this is not supply. Forget it, it is not supply. Then supplied steel sheets in territorial waters to Dhruvank builders. ये सप्लाई है, और ये सप्लाई कहां पे है इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is located at distance of 12 nautical miles from baseline of Kerala and 15 nautical miles from baseline of Tamil Nadu. तो क्या हुआ? So friends, here place of supply will be Kerala. Do you agree? Because it is nearer to baseline of Kerala. It is nearer to Kerala. So there will be place of supply will be Kerala. Section, no, not schedule 3. It is not in international waters, it is within India. Okay, so place of supply will be Kerala. So location of supply Kerala, place of supply Kerala, so there will be CGST plus SGST. Yes, so please calculate 6 lakh into 9% each. What is 6 lakh into 9% each? Is it 54,000 CGST, 54,000 SGST? Yes, 54,000 आ गया. Going ahead, received an advance for future supplies of goods. देखो इतना डीप नॉलेज टेस्ट होता है ना, और एकदम ओवरऑल जीएसटी का नॉलेज टेस्ट होता है आपका यहाँ पे. Received advance for future supplies of goods from customer based in Kerala. Now friends, advance for future supplies of goods, इसके लिए time of supply is not now. Wonderful. Time of supply in case of goods is date of issue of invoice or the last date when invoice should have been issued. इसके लिए advance receipt is not considered for deciding time of supply. Isn't it as per notification number 66 by 2017? नहीं, ये एड ऑप्शन वगैरह नहीं है कोमला जी. या कुछ ने, आपने तो कुछ मिक्स किया, पहले से ही बोला था आपने. इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं है, दैट्स इट. आप थोड़ा दूसरा सेक्शन मिक्स कर लिया आपने. आप बाद में जब मुझसे डिस्कशन कर लेना, कंफ्यूजन रह जाता है. तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज व्हाट, सेक्शन 12(2) के अनुसार डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इशू. यहाँ पे तो इनवॉइस इशू किया ही नहीं अभी तक, एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये अभी टैक्सेबल नहीं है. देन रिसीव्ड एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज. ओ, तो ये अभी टैक्सेबल होगा. डू यू एग्री? दिस विल बी टैक्सेबल राइट नाउ.
because we will make invoice in the future, but payment is received today. So on this 4,90,000, please calculate at 9% each. So what is that? 4,90,000 into 9%. 44,100 is your CGST. 44,100 is your SGST. Did you all understand till this point? And ये तो supply है ही नहीं. This is not supply. That's it. So take total, guys. Take total. This total should be your answer. 44,100 plus 54,000, 98,100 CGST, 98,100 SGST, 2,70,000 is your IGST. Did you understand how deep it was? Check. 98,100, 98,100, 2,70,000. Yes or no? Did you understand? Yes. आगे बढ़ेंगे. Shall we go ahead, guys? Section 9 पढ़ लेना of IGST Act. Okay. प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टेरिटोरियल वाटर्स में जब होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? नियरेस्ट बेस लाइन. ओके, वो एक समझ लेना. और एक चीज समझ लेना कि जो आपने बोला ना प्रोवाइसो, आपने जो बोलने की कोशिश की एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, वो जो है ना, वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का प्रोवाइसो का वर्डिंग आपने बोलने की कोशिश की. ओके, गुड. बट एनीवेज आई एम इन 12-2 इन दैट केस. आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं उस केस में 12-2 में हूं ना. यस, वेरी गुड. फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूट टोटल आईटीसी एडमिसिबल. You have to compute total ITC admissible for the month of April. Okay, आप इंफॉर्मेशन देखते ITC की. Dahivya Limited provided following additional information for the month of April. Company paid sitting fee of 6 lakh. When it is, guys, paying sitting fee of 6 lakh to independent director, do you agree that it will be taxable on reverse charge basis? Yes, Mandal ji, absolutely correct. चलो आगे बढ़ू. Yes, Mandal ji, can we continue with this discussion? पहले वाला सब कुछ क्लियर है सबके लिए? Yes. Okay. कंपनी पेड सिटिंग फी ऑफ 6 लाख टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दिया, बट हु इज लायबल टू पे जीएसटी? कंपनी, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ओके, बेस्ड एट कोचीन, केरला. वंडरफुल. हम भी केरला में हैं इस क्वेश्चन में, और सर्विस भी केरला में है. So there will be CGST and SGST on which we will pay GST on RCM. But guys, even if we pay GST on RCM, we will be able to take ITC. So 6 lakh into 9% each. Can I take ITC of this? Yes. CGST, SGST, IGST. 6 lakh into 9% each. 54,000. 54,000 डैश. ये पे किया है हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे. आगे बढ़ते. रूम चार्जेस 2,25,000 were paid to Hillwood Hotels located in Mumbai. बाप रे, देखो कितना डीप क्वेश्चन है. लोकेटेड इन मुंबई, एक होटल को पे किया लोकेटेड इन मुंबई फॉर स्टे ऑफ CEO ऑफ कंपनी ऑफ बिजनेस ट्रिप. तो देखो दोस्तों, होटल मुंबई में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन मुंबई, मतलब महाराष्ट्र. प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र.
समझ में आ रहा है? नहीं यूजर जी whosoever is यूजर अंडरस्टैंड, लोकेशन ऑफ सप्लाई, ब्लाइंडली नहीं गेम खेलना है हमें, एकदम डीप जाके गेम खेलना है। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, बिकॉज होटल इज इन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट, मानते हो कि नहीं? यस तो आएगा CGST प्लस SGST। कौन से स्टेट का CGST प्लस SGST? CGST प्लस SGST आएगा महाराष्ट्र का। कैन वी टेक ITC इन केरला? वी कैन नॉट टेक ITC इन केरला। इतना डीप है दोस्तों क्वेश्चन। ओके इसको MCQ के एंगल से देखो ही मत, इसको तो मेन क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए तो आपको बुलाया है आज ये डिस्कस करने के लिए। तो नो ITC, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी availed services of arbitral tribunal in Cochin, Kerala to settle a business dispute and paid 7 lakh। समझा कुछ? 7 लाख RCM बेसिस पे पे किया। यस सो 7 लाख कहां पे पे किया? केरला में। अच्छी बात है। 7 लाख इंटू 9% each। What is 7 lakh into 9% each? Is it 63,000? तो आपको समझेगा, इंस्टीट्यूट एज्यूम ही करती है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से आता है। So is it 63,000 each? Yes. Salary of 15 lakh पे GST नहीं आता। Company purchased new machine from a dealer based in Cochin, Kerala for 12 lakh. Depreciation has been claimed under Income Tax Act on same, including all applicable taxes. धज्जियां उड़ा दी। Section 16 subsection 3 of CGST Act. No ITC. वंडरफुल। इसलिए वो सेक्शंस आपको दिमाग में प्ले करते रहना है, क्योंकि व्हेन यू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन GST पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यू कैन नॉट क्लेम ITC। एग्रीड? यहां तक सबको समझ में आया? यस वंडरफुल वंडरफुल। अब दोस्तों टोटल लेना 54 प्लस 63, आई थिंक इतना ITC आपको मिलेगा। 1,17,000 each of CGST and SGST, nothing of IGST। ये देखो, congratulations, you have got correct answer। मजा आ गया? यस। Next, whether GST is applicable, fifth question देखो, fifth, whether GST is applicable on the event organized by धूम इवेंट्स लिमिटेड कर्नाटका। एक धूम इवेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, कर्नाटका में है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट फॉर आवर कंपनी धैर्य लिमिटेड इन दुबई। What will be the place of supply in such case? दोस्तों पहले बोलो 12 के पास जाना है कि 13 के पास जाना है? तो ऑफकोर्स 12 के पास जाना है। 12 के पास क्यों जाना है? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई बोथ आर इन इंडिया। धूम इवेंट्स कर्नाटका में है और धैर्य लिमिटेड जो है वो केरला में है। एग्रीड? तो इसलिए 12 में रहना है हमें। डू यू एग्री विथ मी? यस 12 में हमें रहना है। बट 12 में जब जाते हैं तो ये इवेंट मैनेजमेंट बेस्ड सर्विस है, तो 12/7, तो 12/7 के अनुसार व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो क्या है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई? तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज ऑफ कोर्स केरला। यस तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा
जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला। बी। तो आपको एक समझ में आया होगा दोस्तों कि जो मैं क्लास में चिल्लाता रहता हूँ कि बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर फंडामेंटल्स, वो किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेंगे अपने हाथ में नहीं है, बट श्योरली अपने हाथ में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है और दिमाग कूल रख के एकदम रैशनली सब अप्लाई करना अपने हाथ में। एग्रीड तो हो पाएगा आपसे? कैन आई गो अहेड? चलो आगे बढ़ता हूं। हाउ शैल द अमाउंट पेड टुवर्ड्स ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ धैर्य लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ? ये ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है ये हमें पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। इन मंथ ऑफ मे धैर्य लिमिटेड sent a team of 25 employees to San Francisco for receiving training in emerging information technologies. The training was given by Dhairya Inc. US. Friends, training was given by Dhairya Inc. US at its office in San Francisco. ओके मंडल जी, मंडल जी, मंडल जी, 12 नहीं आएगा मंडल जी, डोंट गेट कैरिड अवे। धैर्य इंक यूएस 13 आएगा, फॉर श्योर 13 आएगा। एट इट्स ऑफिस लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच ट्रेनिंग वेर पेड बाय धैर्य लिमिटेड टू धैर्य इंक यूएस। यस, वंडरफुल वंडरफुल कोमला जी, बहुत बढ़िया, यू आर ऑन फायर। फर्दर धूम इवेंट्स लिमिटेड इवेंट मैनेजमेंट, ये तो हो गया, तो बस इसी ट्रांजैक्शन का बोलना है। इट इज अकॉर्डिंग टू 13, यस, एंड 13 में इट इज सबसेक्शन 3 where the service is performed, so place of supply will be, yes, where it is performed, so here it will be US। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका? आपको पूछा गया है हाउ शैल अमाउंट पेड टुवर्ड्स ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ धैर्य लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ। तो क्या इसका आंसर है? नो, जीएसटी इज एप्लीकेबल because training was imparted in San Francisco and place of supply is outside India. A is the answer. Did you all follow this first question? Shall we go ahead? सबको मजा आया कि नहीं? That is important. अब केस सिनारियो 2 जो है 2, वो मैंने आपको, वो आप देख लेने वाले हो और मुझे बाद में बोलने वाले हो कि हैव यू वेर यू एबल टू सॉल्व सेकंड, ये आप मुझे बोलने वाले हो। सेकंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट सेकंड में एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है क्योंकि वो अमेंडमेंट बेस्ड है। ओके, मुझे बाकी नहीं डिस्कस करना है क्योंकि मुझे बाकी बहुत सारे आरटीपी के क्वेश्चंस करने हैं आपके साथ, तो बट 11th मुझे पक्का डिस्कस करना। आई वांट टू डिस्कस 11th विद यू विदाउट फेल। Value of supply of service of providing personal guarantee, ये मैंने आपको अमेंडमेंट्स में बताया था। देखो, पर्सनल गारंटी बाय मिस्टर जेड, मिस्टर जेड डायरेक्टर था, डायरेक्टर टू धन बैंक फॉर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कंपनी। जब भी कोई भी डायरेक्टर बैंक गारंटी के लिए पैसा पे करता है, मतलब कंपनी को लोन मिलेगा, इसलिए बैंक को गारंटी देता है, so that bank should give loan to the company। तो ये एक्चुअली स्पीकिंग कंपनी pays him some consideration, okay, and actually speaking even if company doesn't pay consideration it should be called as supply, but एक उसमें ट्विस्ट क्या है, इसका वैल्यूएशन होगा नील। अब नील क्यों होगा, मैंने आपको अमेंडमेंट्स में एक्सप्लेन किया था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू अ कंपनी इज डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यहां तक सही है, बट
since as per RBI guidelines no consideration can be paid to the director by the company for providing guarantee, so open market value of the said supply will be 0. तो यूजुअली ये सप्लाई माना जाएगा, बट specifically because of RBI guidelines no consideration can be paid to the director by the company for providing such guarantee. तो आप क्या करते हो जब विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू हैव टू टेक ओपन मार्केट वैल्यू एज पर रूल 28. बट यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू लेने की जरूरत भी नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू होने ही नहीं वाली है. दैट इज द पॉइंट. सो आई वुड से कि आप बाकी क्वेश्चन देख लेना, बट ये एक मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो फर्स्ट वाज टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. ओके, जो फर्स्ट सेट डिस्कस किया 6 क्वेश्चंस, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. 7 to 10, 7, 8, 9, 10 चार आप देख लेना, एंड ये 11 आप अमेंडमेंट से भी समझ लेना, और यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आया है. ओके, चलो शैल वी गो अहेड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है दैट विल टेक यू टू कस्टम्स गाइस. छोटा सा कस्टम्स का सवाल है, बैगेज का है. बैगेज बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगा. बैगेज का है. ओके, सो सी, मिस पार्वती, an Indian resident who was on visit to US, returned after 1 year. Very important in baggage that when you are returning after 1 year, gold मतलब ज्वेलरी के लिए एग्जम्पशन मिलता है. ओके, कितना मिलता है बोलो मुझे. फॉर जेंटलमैन पैसेंजर अलग होता है, फॉर लेडी पैसेंजर अलग होता है, राइट. लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम्स तक मिलता है, जेंटलमैन पैसेंजर 20 ग्राम्स. 20 ग्राम्स वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000. यस, एंड यहाँ पे यस काव्या जी हैज डन इट. एंड यहाँ पे फीमेल लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम्स अप टू ₹1 लाख. तो माइंड यू, ये ज्वेलरी में जो एग्जम्पशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है व्हेन स्टे अब्रॉड इज एक्सीडिंग 1 ईयर. Okay, for contesting in assembly elections, whatever is the reason, she was carrying with her following items. Personal effects नहीं लगता, baggage it is exempt, it is duty free. 1 laptop is duty free. Jewelry only 25 grams. Congratulations, value not exceeding 1 lakh, no duty. Music system 1,25,000 dutiable, but there is a GFA, जनरल फ्री अलाउंस. कितने का जनरल फ्री अलाउंस मिलता है? सो टेक ऑन योर कैलसी 1,25,000 माइनस 50,000. 50,000 का मिलता है GFA. मतलब कौन से भी गुड्स लाओ बैगेज में अप टू 50,000 नो ड्यूटी, ऑफ कोर्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1. तो अब 75,000 पे ड्यूटी आएगी. 75,000 पे ड्यूटी आएगी एट 38.5%. बैगेज पे ड्यूटी कितनी होती है? बैगेज पे ड्यूटी होती है 35% प्लस क्या होता है 10% SWS ऑफ 35. यस, तो 38.5% होती है. सो 75,000 into 38.5%, are you getting guys 28,875? चेक. मैंने क्या किया है, एक जगह पे सॉल्यूशंस ओपन किए हैं, एक जगह पे क्वेश्चंस, ताकि फटाफट मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखा सकूं. एग्रीड? दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, ये डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कर देता हूँ. ये तो वैसे ICAI का RTP है, नथिंग ऑफ माय क्रिएशन. शैल वी गो अहेड फ्रेंड्स? 13 क्वेश्चन देखेंगे. 13 एक सिस्टमैटिक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको. ABCDEF
6 पॉइंट्स दिए हैं आउटवर्ड सप्लाई के, GHI 3 पॉइंट्स दिए हैं इनवर्ड सप्लाई के, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 5 पॉइंट्स दिए हैं। मतलब दोस्तों व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन, ओके सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, जिसमें A to I 11 पॉइंट्स प्लस 3 14 पॉइंट्स है, एंड आपको पूछा क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द एलिजिबल ITC। क्या पूछते हैं, they are asking you to compute eligible ITC available for set off and minimum net GST payable in cash. Okay, CGST, SGST, IGST as the case may be for the month of October, provide brief reasons for treatment of each item। मतलब जब भी ऐसा सवाल पूछते हैं तो हमें क्या करना है, क्या समझना है, it will be output tax, it will be output tax minus input tax credit, that will be net GST payable। ओके देखो आप सब फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं दोस्तों। उसके पहले देखते हैं हम कहाँ के हैं, हम मतलब सप्लाई कहाँ का है। सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, registered entity under GST in the state of Karnataka. We are from Karnataka. We are engaged in manufacture and supply of both taxable and exempt goods and services. Following information for the month of October 23 is provided by it. A. Sale of old warehouse building in the state of Karnataka to a retail giant in the same state. क्या इस पे GST आता है? ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो बेसिक सबको पता है, नो GST। वंडरफुल। तो पहले ना मैं थोड़ा आउटपुट टैक्स निकालता हूं, नो GST इसमें, तो CGST, SGST एग्जाम में आप अमेजिंगली प्रेजेंटेशन करोगे, आई हैव नो डाउट ऑन दैट। बी पॉइंट, ठीक है ना, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम इन प्रेजेंटेशन हियर, ये हो गया। सप्लाइड 30 लैपटॉप्स ओवर द काउंटर, supplied 30 laptops over the counter to Mr. Sudhakar, unregistered buyer, who took it to his residence in Haryana। बहुत प्यारा पॉइंट है दोस्तों, आपने मेरा अमेंडमेंट का सेशन देखा है तो ये पॉइंट समझ में आएगा। इनवॉइस इशूड टू हिम मेंशन ओनली हिज नेम एंड स्टेट। मैं जब सीए फाइनल में था तब से मैं देख रहा हूं कि इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट्स के बेस्ड सवाल पूछती है, ओके इसलिए आरटीपी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर द काउंटर, वंडरफुल। सेक्शन 10(1) CA याद है क्या, सेक्शन 10(1) CA, ओवर द काउंटर सप्लाई। व्हेन ओवर द काउंटर सप्लाई it is okay even if address is missing, only mentioning state, only mentioning state will mean the place of supply is location of the recipient। तो यहाँ पे place of supply क्या होगा, and it has overriding effect over 10(1) A and 10(1) C। तो यहाँ पे place of supply will be हरियाणा, and मैं कहाँ का हूँ, मैं हूँ कर्नाटका का। तो गाइज 12 लाख पे कौन सा GST आएगा, 12 लाख पे आएगा IGST। यस, कितना परसेंट आएगा नीचे देख लो आप, परसेंटेज दिए होंगे। यस, डोंट एज्यूम 18, परसेंटेज 4th पॉइंट में दिए है 6, 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। 6, 6 एंड 12 किसके लिए है वो भी देखना, प्लीज ठीक से पढ़ना नोट। रेट ऑफ CGST, SGST, IGST is 9, 9, 18 for both inward and outward supply of goods and service except स्पेशल पैकिंग बॉक्सेस। स्पेशल पैकिंग बॉक्सेस के लिए 6, 6 एंड 12 है, बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए 9, 9 एंड 18 है। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों,
यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स 18 आएगा। मजे की बात देखो, मजे की बात देखो प्लीज, स्पेशल बॉक्सेस फॉर पैकिंग ऑफ लैपटॉप्स, व्हाट विल यू डू विथ special boxes for packing of laptops? Don't you think this is an incidental supply to this? Matlab, don't you think this entire is a composite supply in which the principal supply is of laptops? तो आपको ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे कि देखो देखो ऑब्जर्व करना, नहीं, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। सो 13,30,000 हो गई वैल्यू। 13,30,000 पे composite supply will be treated as supply of principal supply. तो गाइज 13,30,000 पे कैलकुलेट करना 18%। ये 15(2)(c) का पर्सपेक्टिव भी सही है और सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो 13,30,000 पे कैलकुलेट करना 18%। क्या किया, 12 लाख प्लस कितना था, 12 लाख प्लस 1,30,000 इंटू 18% IGST, 2,39,400। क्लियर? अब देखो, प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस, मैंने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस प्रोवाइड की है, मींस सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स, बैंक के लोन्स बेचे हैं मैंने। तो कुमकुम बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। देखो दोस्तों, यूजुअली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की जो सर्विस है ना, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्सेबल होती है, लेकिन इफ प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल देन ओनली RCM। बट वी आर तो होम, आर वी इंडिविजुअल? आई डोंट थिंक वी आर इंडिविजुअल, वी आर लिमिटेड, सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम लिमिटेड कंपनी है, हम कंपनी है, तो दिस विल बी टैक्सेबल ऑन FCM इटसेल्फ। तो FCM पे ही टैक्स होगा। और हम कहाँ के हैं, हम है कर्नाटका के, हमने सर्विस किसको दी है, कर्नाटका में ही बैंक को दी है, तो कौन सा GST आएगा, CGST एंड SGST। तो 4 लाख पे आएगा एट 9% ईच। डू यू अंडरस्टैंड? देखो, एवरी पॉइंट विल बी वर्थ थिंकिंग, क्योंकि ICAI है दोस्तों, ICAI है तो बहुत बढ़िया सवाल ही पूछेंगे। 36,000, 36 एंड फाइनल लेवल है। यस, इंटर वालों के लिए भी 100% रेलेवेंट है ये सब कुछ। देन नेक्स्ट, प्रोवाइडेड प्योर, बाप रे, ये पॉइंट तो इतना डीप है, इतना डीप है। इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज pertaining to single residential unit in Mumbai। मैं हूं कहां पे, मैं हूं कर्नाटका में, सर्विस प्रोवाइड किए मुंबई में। अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स for erection and installation of renovation works of a plant registered in Maharashtra। नहीं दोस्त, ये शेड्यूल 2 में नहीं आएगा, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी है। वी आर प्रोवाइडिंग अ प्योर लेबर सर्विस, ये सर्विस है। हाँ, यस, ये सर्विस है, यू आर राइट, वेरी गुड, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, वंडरफुल। अब दोस्तों, आपने अगर एग्जम्पशंस पढ़ा है तो ये होती है सर्विस एग्जम्प्ट, बट नॉट व्हेन इट इज फॉर रिनोवेशन। अगर ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता ना सर्विस, फर्स्ट टाइम सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, उसके लिए ये सर्विस होता ना, तो वो होता है एग्जम्प्ट। प्योर लेबर सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट होता है एग्जम्प्ट,
बट ये उसके रिनोवेशन के लिए है, इसलिए एग्जम्पशन विल नॉट अप्लाई. व्हेन एग्जम्पशन विल नॉट अप्लाई, अब बोलो मुझे कौन सा जीएसटी आएगा. मैं हूं कर्नाटका में और मैंने सप्लाई दिया है फॉर अ प्रॉपर्टी लोकेटेड और टू बी लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो कौन सा जीएसटी आएगा? So of course there will be IGST. So guys, on 6,20,000, please calculate IGST of 18%. One lakh 11,600. Yes. Then उसके बाद provided free of cost training in a resort in Puducherry to its agents based in the state of Karnataka on effective use of products of the company. Open market value of said service is 1 lakh and value of supply of service of like kind and quality is 1,20,000. क्या होगा इसका? free of cost, not tax. Then interest received, ये देखो services provided by company to agents without consideration. ये प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं है, ये उनका प्रिंसिपल नहीं है. by to agents without consideration is not deemed as supply in terms of para 3 of schedule 1, since only goods supplied by principal to agents are covered. समझ में आया कि नहीं? आप शेड्यूल 1 का पैरा 3 देखो, गुड्स वर्ड यूज्ड है. समझा कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? Further, such services are also not covered in para 2 of schedule 1 as agents are not related persons. तो ये not taxable होगा. बहुत डीप होता है. Not taxable, not taxable, not taxable. Clear? Fine. And lastly, you know, interest received on FDs from Sulakshana Bank registered in Karnataka. ये क्या होगा? ये आपको पता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एग्जाम सप्लाई, तो डैश डैश डैश, यस एग्जाम्प्ट. तो आप अभी क्या करना, टोटल लेना, दैट विल बी योर टोटल आउटपुट टैक्स. तो अभी आपको आउटपुट टैक्स मिल जाएगा. प्लीज कैलकुलेट योर आउटपुट टैक्स. 36,000 and 3,51,000. जरा चेक करते हैं आप लोगों ने सही किया है कि नहीं. देखो हाँ, हमने सॉरी, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी पढ़ी, हमने डायरेक्ट टोटल ले ली बिंदास. ये सही नहीं है ना. एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन पढ़ेगा? ये ठीक है, ये इनवर्स सप्लाई का है माना, बट ये कौन पढ़ेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन? इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड वेयरहाउस बिल्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड ऑन 32 lakhs. ठीक है, अभी उसका कुछ नहीं करना. कंपनी प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट गारंटी. फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स में डिस्कस किया था ये पॉइंट. कंपनी प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2 crores to Lakshmi Logistics. Inter corporate guarantee. Okay, it's related company having registered office in state of Karnataka
पहले जो क्वेश्चन में देखा था, एक 11th क्वेश्चन में, देयर डायरेक्टर वाज गिविंग गारंटी, बैंक गारंटी फॉर इट्स ओन कंपनी, तो वो नॉट टैक्सेबल है, क्योंकि वहां पे आरबीआई सेज कंपनी शुड नॉट पे एनी कंसिडरेशन टू डायरेक्टर। बट इंटर कंपनी वाला मामला तो टैक्सेबल है, दिस इज टैक्सेबल गाइस। Having registered office in state of Karnataka for loan availed by latter from Jandhan Bank Limited Karnataka, क्या होगा दोस्तों? कॉर्पोरेट गारंटी दिया है एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को, मतलब हमने दिया है दूसरे के लिए कॉर्पोरेट गारंटी, सो इट्स एन आउटवर्ड सप्लाई। ओके, तो इसके लिए कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, बट गवर्नमेंट बोलती है इट इज टू अ रिलेटेड कंपनी, तो गवर्नमेंट बोलती है इट इज डीम्ड सप्लाई, इट इज डीम्ड सप्लाई। तो दोस्तों 2 CR जो है, 2 CR की वो गारंटी है। तो यहाँ पे रूल नंबर 28, आपको याद होगा रूल नंबर 28 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, वो जो गारंटी अमाउंट है उसका 1% विल बी डीम्ड वैल्यू। रूल 28 में एक नया सब रूल ऐड हो गया, रूल 28 सब रूल 2, तो 2 करोड़ का 1% निकालो, वो आपकी होगी एसेसेबल वैल्यू, दैट और एक्चुअल गारंटी अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस। ओके, बट वो तो नहीं है, विच एवर इज हाइयर, बट यहाँ पे वो तो अवेलेबल नहीं है। तो 2 करोड़ का 1%, 2 लाख, 2 लाख विल बी द एसेसेबल वैल्यू, and 2 lakh into 9% each. So 2 lakh into 9% each, 18,000. Did you all understand? तो देखो दोस्तों, एक भी अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने छोड़ी नहीं है यहाँ पे सवाल पूछने के लिए, तो ये एकदम गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है सबके लिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स का एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा ये आपको इस सेशन में बहुत अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज डू 2 लाख इंटू 9% ईच। तो यहां तक हम आए, बट एक चीज हमने नहीं की थी, 2 लाख इंटू 9% ईच, 18,000, 18,000, isn't it? डैश। अब कुछ बचा है क्या? अकाउंटेंट ऑफ कंपनी डिड नॉट क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट received for the reason that original purchase related to earlier years for which ITC eligibility was over। ये आईटीसी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए मुझे बोलो आंसर क्या होना चाहिए, आउटपुट टैक्स क्या होना चाहिए? 54,000, 54,000, 3,51,000, दिस शुड बी योर आउटपुट टैक्स। देखते हैं, बाद में प्रेजेंटेशन भी देख लेना। देखो 3,51,000 IGST है ये, ऑफ कोर्स, CGST 54, SGST 54। Did you get the points, guys? Shall we go ahead? Did you enjoy? Keep on asking yourself question, क्या क्या वैल्यू एडिशन हुआ, हर एक पॉइंट यहाँ पे डायमंड है, ईच पॉइंट हियर इज एब्सोल्युटली डायमंड, डायमंड से कम नहीं। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। Shall we go ahead? Check guys. Now go to ITC's detail. प्लीज इनवर्ड सप्लाईज के डिटेल में जाना, आपको आईटीसी का सब कुछ समझ में आएगा। रिसीव्ड अ डेबिट नोट, ये वो डेबिट नोट वाला पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ
inward intrastate taxable supplies received in FY 2021 for quantity difference as agreed. These inward supplies were used for all goods manufactured in the factory. The date of the debit note was 16th October 23. So friends, what is the, we are in which month? We are in which month? We are in October 23. Can we claim ITC with respect to this debit note? That is the question. अकाउंटेंट का ओपिनियन क्या है वो यहां पे दिया हुआ था आपको. Accountant of the company did not claim ITC in respect of debit note received for the reason that original purchase related to earlier years for which ITC claim eligibility was over. 16.4 yes, जो आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया था. पहले 16.4 को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज 16.4? द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग ITC. अब 16.4 क्या है? उसका लास्ट डेट क्या बोलता है? 30th November following the end of the financial year to which the invoice pertains or the debit note pertains. Getting it? तो डेबिट नोट के डेट का इंपॉर्टेंस है. तो इट इज ओके सप्लाई पहले साल का है बट डेबिट नोट अभी की है ना, तो अभी तो आपको आप ले सकते हो ITC बिकॉज लास्ट डे वॉज 30th November. Did you understand? Yes, view of accountant is wrong, absolutely correct. देखो, so computation of ITC में आ जाना. Debit note received. ITC on debit notes issued in FY can be availed anytime till 30th November of succeeding FY or the date of filing of relevant annual return, whichever is earlier. Most important, irrespective of date of original invoice or supply in terms of section 16.4. बहुत पहले जब ये प्रोविजन बना था ना 16.4 का, तो वो इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस के डेट पे डिपेंडेंट था. ओके, तो डेबिट नोट का भी डेट नहीं देखते थे. डेबिट नोट भी है तो ओरिजिनल इनवॉइस का डेट देखते थे. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी स्पेसिफिकली लिखा गया है कि टू विच द इनवॉइस परटेन्स और डेबिट नोट परटेन्स. समझ में आया ना? So you can take 36,000 on this 4 lakh. 4 lakh into, guys, 4 lakh into 9% each. Agreed? आगे बढ़ू? Sure, पक्का? It was said ना intra-state taxable supply. Yes. Next, solar panels installed in the factory for providing electricity to be used in factory. Friends, no ITC. It's a part of your construction. ITC cannot be claimed in respect of solar panels since it is ITC on goods. Since it is ITC on goods used in construction of an immovable property. So no ITC unfortunately. Section 17, subsection 5, clause D. Okay. No. Then purchased employee uniforms for 1,000 employees, but uniform worth 3 lakhs were necessary to ensure safety of the workers while carrying out manufacturing activity. Remaining uniforms worth 4 lakh were sometimes worn by employees outside the factory for personal purpose. Personal purpose, no ITC. So basically don't take ITC on this 4 lakh at all. Take ITC only on 3 lakh rupees. So 3 lakh into 9% each. So it will be 27,000 each. नहीं, बट क्या है, कहां से लिया है? इंटरस्टेट है, माय बैड.
इंटरस्टेट है, सो 3 लाख इंटू 18%, सो यू विल गेट हाउ मच, 54,000. ओके, सो ये देख लो यहाँ पे आपका टोटल आईटीसी विल बी 54, 36 एंड 36. डिड यू फॉलो? डिड यू अंडरस्टैंड? आपको अगर लगता है कि ये आईटीसी जाके डायरेक्टली सेट ऑफ होगा आउटपुट टैक्स से, तो ऐसा नहीं होगा. सर क्यों नहीं होगा? वैसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ सप्लाई जो है ना, यहाँ पे कुछ सप्लाई जो है ना वो टैक्सेबल है और कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट है. बाप रे, सोचा था क्या आपने? तो अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा. यू हैव टू डू अपोर्शनमेंट. some supplies exempt, some supplies taxable. Guys, I am talking about outward supply. Some of the outward supply is exempt and some of the outward supply is taxable. बाकी कुछ नहीं. I don't think anything is taxable on RCM. What point you were saying about RCM? I did not get you. RCM का कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, नहीं, सिर्फ वो अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी वाला पॉइंट है. एग्रीड? सिर्फ अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी वाला पॉइंट है. अब देख लो कैसे होगा अपोर्शनमेंट, क्यों होगा अपोर्शनमेंट. सो ये तो आया आईटीसी. यस. नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू exempt supplies in respect of सीताराम इंडस्ट्रीज. तो ये 36, 36 एंड 54 सब कुछ एक्चुअली क्या है? सब कुछ एक्चुअली कॉमन क्रेडिट है, isn't it? There is nothing like something is used only for taxable supply, something is used only for exempt supply. ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज कॉमन क्रेडिट. अब उस कॉमन में से डिसअलाउ कितना होगा? तो एक सिंपल फॉर्मूला है ना, कॉमन क्रेडिट, याद है ना फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, 5% तो पर्सनल के लिए होता है. यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज अ पर्सनल यूज. यहाँ पे पर्सनल यूज तो है ही नहीं. यूनिफॉर्म वाला तो फुल डिसअलाउ किया है. वो नहीं. आई एम सेइंग common credit multiplied by turnover of exempt supply. Turnover of exempt supply divided by total turnover. ऐसे करना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो कॉमन क्रेडिट है, यस पल्लवी वेरी गुड, आपका जो कॉमन क्रेडिट है मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ exempt सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. ओके, सो आपको अभी क्या करना है, देखो आपको अभी वैल्यू ऑफ, देखो एकदम ये पैरा एकदम अच्छे से पढ़ना. वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई shall not include value of activities or transaction in schedule 3 except sale of building. तो सेल ऑफ बिल्डिंग होगा एग्जम्प्ट में इंक्लूड. अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब वेयरहाउस इंक्लूड होगा एग्जम्प्ट में. ये समझना है आपको. ओके, फर्दर एज पर एक्सप्लेनेशन टू चैप्टर 5 आईटीसी फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ exempt supply, value of exempt supply in respect of land and building will be stamp duty value. तो stamp duty value आपको दिया था, कितना है इस पर्टिकुलर गोडाउन जो बेचा है उसका 32 lakhs. ये देखो, सो गाइस 32 lakhs exempt supply में इंक्लूड होगा 32 lakhs. Further, as per explanation 1 to rule 43, aggregate value of exempt supply
इंक्लूड्स, सॉरी एक्सक्लूड्स, एग्जम्प्ट सप्लाई में एक्सक्लूड क्या होगा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स, ओके, वेयर द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ये एक्सक्लूड होगा। ओके, आपको देखा है, आपने देखा है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में भी सब जगह पे वो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। ओके, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट टर्नओवर इन गिवन केस शैल बी 32 lakhs। एग्जम्प्ट टर्नओवर का वैल्यू हो गया 32 lakhs। अब सिर्फ निकालना है आपको टोटल टर्नओवर का वैल्यू। तो टोटल टर्नओवर विल बी व्हाट, आपको ऑलरेडी पता है 32 lakhs। एग्जाम वाला भी आएगा, बिल्डिंग वाला, सप्लाई ऑफ लैप, वेरी गुड काव्य, वेरी गुड काव्य। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है इंटरेस्ट ऑन एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 32 lakhs आएगा गोडाउन का। सप्लाई ऑफ लैपटॉप वाला 1330 आएगा। 1330 कैसे, 12 lakhs लैपटॉप का, 130 पैकिंग बॉक्सेस का। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला 4 लाख आएगा। सप्लाई ऑफ प्योर लेबर सर्विस 6,20,000 आएगा। कॉर्पोरेट गारंटी जो हमने वैल्यू निकाली है 2 लाख आएगा। एंड देखो गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट टोटल में तो आएगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना। इंटरेस्ट ऑन एफडी, आई होप समझ में आया आपको। एग्जाम सप्लाई में नहीं आएगा, हाँ, बट टोटल में आएगा। तो प्लीज उसको इंक्लूड करना, आप टोटल लेना प्लीज। नाउ टेक द टोटल ऑफ ऑल द आउटवर्ड सप्लाईज। इट शुड बी 59,50,000। एक बार चेक कर लेना प्लीज। 32 lakhs बिल्डिंग का प्लस 13,30,000 लैपटॉप प्लस उसके बैग्स का या बॉक्सेस का, 4 लाख रुपीज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज दिए उसका, 6,20,000 प्योर लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विस दिए उसका, कॉर्पोरेट गारंटी वाला 2 lakhs जो डीम्ड वैल्यू हमने निकाली 1%, एंड प्लस 2 लाख रुपीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, 59,50,000। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, आईटीसी जो था कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय 32 lakhs डिवाइडेड बाय 59,50,000। तो टेक ऑन योर कैलसी 54,000 पहले डिवाइड करना चाहिए तो, या फिर 59.5 से करना ना। 54,000 किया क्या, 54,000 इंटू 32 अपॉन 59.5 ऐसे भी चलेगा। 54,000 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 59.5, 29,042। यस, ये हो गया आईजीएसटी उनका, एंड सी एंड एस है 36,36। तो 36,000 का भी ऑपरेशन करना, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 32 divided by 59.5. Are you getting 19,361? Yes. Is it absolutely clear to all of you? अब ये है आपका आईजीएसटी, ये है आपका सीजीएसटी, ये है आपका एसजीएसटी, और आपका आउटपुट टैक्स पेएबल कितना है, आउटपुट टैक्स पेएबल इज 54, 54 and 3,51,000. So ITC of IGST shall be first utilized to pay output tax of IGST. ITC of IGST shall be first utilized to pay output tax of IGST. कुछ बचेगा ही नहीं,
then ITC of CGST shall be utilized to pay output tax of CGST. समझा क्या? ये देखो, ये IGST है. So ITC of IGST was utilized to pay output tax of IGST. This is the balance GST payable. Then ITC of CGST was utilized to pay output tax of CGST. This is balance GST payable. And then ITC of SGST was utilized to pay output tax of SGST. And you got the balance payable. Yes, 49.5 you have used the principles and provisions of 49.5. Ekdam straightforward. So then finally guys, you will get net GST payable. So this way we have completed with our question number 13. Have you followed it guys? Just tell me. And जो YouTube पे देख रहे हैं पक्का मुझे बोलना, have you followed this video? Yes. Shall we go ahead? मजा आया कि नहीं आपको? पल्लवी जी, मंडल जी, चलो आगे बढ़ते हैं. वैसे ही होता है, वैसे ही होता है. स्टेप बाय स्टेप तो आपको आगे लेके जाऊंगा ना. एंड हर एक क्वेश्चन ऐसा भरा हुआ नहीं आएगा, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ऐसा पावर पैक नहीं आएगा. दीज आर ऑल द गिने चुने क्वेश्चन है ये. ओके ओके ओके, चलो अभी देखो 14th वाला क्वेश्चन जो है वो हमने हाल ही में जो सेशन एक किया था जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेशन किया था, उसमें ये क्वेश्चन कवर किया था. इट रिलेट्स टू योर 31B. याद है ना? इट रिलेट्स टू योर रूल 31B. पहले मैंने आपको अमेंडमेंट्स के सेशन में समझाया था और उसके बाद हमने वो सॉल्व भी किया था उस वैल्यू वाले टॉपिक में, उस वैल्यू वाले सेशन में, राइट? पल्लवी जी, मैंने आपके ग्रुप पे भेजा था ये सवाल, ये डिस्कशन भेजा था मैंने आपके ग्रुप पे. इफ नॉट रिमाइंड मी, आई विल सेंड इट टू यू. बट एक क्विकली डिस्कस कर लेते दोस्तों, ताकि जो लोग सिर्फ ये वीडियो देखेंगे ओके उनको भी फायदा होना चाहिए एंड प्लस आपका भी क्विकली रिवीजन हो जाएगा. अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है दोस्तों इस सेशन में. ओके इसके बाद ये एक ईसीओ वाला सवाल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अमेंडमेंट के बेस्ड, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अमेंडमेंट. ये वाला देखोगे अभी का, ये भी नया रूल इंसर्ट किया है तो ये भी अमेंडमेंट ही है, isn't it? अब ये नेक्स्ट आईएसडी वाला देखोगे, ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो भी करेंगे. ओके एंड ये देखो, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का है बेस्ड ऑन वन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मतलब बेस्ड ऑन वन सर्क्यूलर, बट आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड ये अपना कस्टम्स का है, कस्टम्स का है वैल्यू निकालना, एसेसेबल वैल्यू निकालना इंपोर्ट का, वो सवाल है. ओके एंड देन ये भी कस्टम्स का है. एंड फाइनली ये जो सवाल है लास्ट वाला, दैट इज ऑफ द एफटीपी. ओके सो दिस वे वी हैव टू गो अहेड नाउ. अब इतने क्या इतने डिटेल्ड कंप्यूटेशन वाले सवाल नहीं बचे, बट स्टिल सेशन को एंड तक देखना, एंड तक अटेंड करना. ईच पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड हियर लाख मोल का पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सी, Fortune 365 is online money gaming platform operating from UAE. दुबई से ऑपरेट कर रहा है, UAE से. It
means online gaming platform is outside India. Okay, it provides its users a platform to play and win money in different games that are available on its portal. In the month of December, player A, an unregistered person located in India, deposited amount of 10,000 inclusive of GST in the master wallet on the portal of Fortune 365, and subsequently following transactions were undertaken by player A in the said month. समझ में आया? तो इस 10,000 पे GST आएगा? Absolutely, because is depositing that in the wallet. तो आपने क्या देखा है रूल 31B में? देखो रूल 31A किसके लिए होता है एंड 31B किसके लिए होता है एंड 31C किसके लिए होता है? सो 31B होता है फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग. ओके, ए होता है लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग. सी होता है कैसिनोस. ओके, सो प्लीज 31 की सीरीज करना है आपको. एक सवाल तो बनता है एग्जाम में 5 मार्क्स का. नया नया रूल इंसर्ट किया मतलब सवाल तो बनेगा ही ना. तो इस रूल के अनुसार वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स involved in online money gaming shall be total amount paid or payable or deposited with the supplier by way of money or money's worth. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई? 31A का भी रेफरेंस यहाँ पे लेना है. ओके, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस टोटल जीएसटी विल बी एज फॉलोज. वो जो अभी डिपॉजिट किया है अपने 10,000, that 10,000 would be presumed to be including GST. So आपको पता है that 10,000 will be equal to 128. So 100 will be how much? So 10,000 into 100 divided by 128. Did you get 7812.5? दोस्तों जो देख लेना कैलसी पे. 10,000 into 100 divided by 128. Yes, sir. Absolutely. Up next. Subsequently, following transactions were undertaken. अब आगे क्या होता है? Player A utilized the amount of 2,000 from the master wallet towards playing virtual racing game on the portal. As the winning amount, rupees 10,000 was credited to his master wallet of player A. इसमें कुछ नहीं होता है, होने दो डिपॉजिट. On another portal operated by Fortune 365 in the name of Bet 180, player A placed a bet of face value of 11,000 on an international wrestling match. The amount of such bet was paid by master wallet of player A. However, he lost the bet and hence the bet amount of 11,000 with applicable taxes was transferred from master wallet to the bank account of Bet 180. Okay, so friends, player A now transferred the balance amount from master wallet to his bank account after the aforesaid transactions. You have to assume that all the above transactions are exclusive of GST, of course, unless otherwise specified. Rate of GST applicable is 28%. Okay, तो क्या करना है? Please ignore bifurcation of CGST amount or GST into C, S and I. तो अभी उस 11,000 का क्या होगा? That is the question. Okay, so दोस्तों जो उस रेसलिंग के बेटिंग के लिए डाला है, that also will be deemed to be 128. So 11,000 will be deemed to be 128. So value will be how much? देखो, हाँ, बट इश्यू क्या है? माय बैड. इश्यू क्या है? %100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट. फेस वैल्यू ऑफ बेट वहां पे 10,000 नहीं थी,
फेस वैल्यू ऑफ बेट वहां पे 11,000 थी, तो 11,000 विल बी द वैल्यू, डायरेक्टली 11,000 विल बी वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द बेट, सो 11,000 इंटू 28%। देखो पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में हमने 10,000 वॉलेट में डिपॉजिट किए थे, पहले केस में 10,000 हमने वॉलेट में डिपॉजिट किए थे, तो वॉलेट में 10,000 डिपॉजिट किए, दैट विल बी डीम टू बी 128। ओके, यस, क्या क्या सर, बेटिंग विनिंग्स के अमाउंट के साथ ही, अब ना देखो ना पोर्टल चेंज किया है उसने, ही हैज चेंज द पोर्टल, वो सेम पोर्टल पे नहीं है, वो अलग पोर्टल पे चला गया। दैट्स व्हाई दिस ट्रीटमेंट। एंड देन उसके बाद आपको एक नॉन जीएसटी सवाल पूछा था कि हाउ मच अमाउंट दिस पर्सन कैन विड्रॉ। ओके, तो वो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो कि उसने कितना जीता माइनस कितना गया। नो बट पोर्टल्स अलग है ना, दैट इज द होल पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस वर्किंग, वही स्टैंड है, मैंने भी उसका बहुत सोचा, पोर्टल्स अलग है इसलिए ये पॉइंट, हाँ एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म्स अलग है इसलिए ये पॉइंट, नहीं तो व्हाट यू आर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने भी बहुत सोचा उसके बारे में, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल पूछा था, ascertain whether Fortune 365 is required to obtain registration under GST in India. The answer is of course yes. You cannot expect this recipient of supply to pay GST ना, तो एक नया क्लॉज डाला है सेक्शन 24 में। व्हाट इज सेक्शन 24? केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, याद है ना सेक्शन 24, उसमें एक नया क्लॉज डाला है। ओके, दैट क्लॉज सेज ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म, सी 11A, every person supplying online money gaming from place outside India to person in India shall be required to obtain registration on mandatory basis in India. Yes, so पल्लवी अपने अमेंडमेंट्स का सेशन देख लिया, मैंने आपको फॉरवर्ड किया था ग्रुप पे, डिड यू वॉच दैट? Accordingly, Fortune 365 being supplier of online money gaming operating from UAE and supplying services in India shall be liable to obtain registration compulsory in India. Okay, and वो आंसर चेंज नहीं होगा irrespective of the fact whether recipient of supply is registered in India or not. That fact will not get changed. Clear? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यू टेल मी गाइस, आपको चाहिए तो हम आपके लिए और सेशंस लेके आएंगे नेक्स्ट 5 to 6 डेज में with respect to such level of questions. Okay, MTPs of ICAI वो भी लेके आएंगे, या भी RTP है MTP भी लेके आएंगे। ओके, देखो बिंदुसरा मतलब 2-2.5 घंटे में 2-2.5 hours में we can have a very productive discussion like this. Bindusara commences the business of supplying taxable goods locally within state of Rajasthan in April. तो एक बिंदुसरा नाम की लड़की है शायद, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑफ सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स लोकली विद इन स्टेट ऑफ राजस्थान। ही इज नॉट येट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, एज हिज, ओके लड़का है, ठीक है ठीक है, as his aggregate turnover reaches 8 lakh by end of June
he starts exploring options to sell goods supplied by him within Rajasthan. Intrastate supply होगा, but on a popular e-commerce platform, e-Vastu store, by listing the goods on the said platform. अब देखो ना, पहले अमेंडमेंट के पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था कंपलसरी. वेरी गुड, अभी अमेंड किया है, राइट. ही अप्रोचेस यू फॉर द एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज. बिंदुसारा विशेस टू कंटिन्यू हिज बिजनेस without registering under GST since it will enhance compliance burden under GST law. उसको registration नहीं लेना है. Can he supply the goods through e-Vastu store without obtaining GST registration? Of course, yes, thanks to the amendment. You are required to advise. Okay, and B, discuss GST implications in case Bindusara supplies goods through ECO प्लेटफॉर्म e-Vastu स्टोर. मतलब आपको सिर्फ एडवाइस नहीं देना है, बाकी इंप्लीकेशंस का भी डिस्कशन करना है. ओके, सो प्लीज दोस्तों मेरे साथ आप ये इमीडिएटली अभी के अभी कर लेना. आंसर कंडीशंस अभी के अभी कर लेना मेरे साथ. ये सवाल आने वाला है एग्जाम में. ओके, क्योंकि कितना रेलिवेंट है. आज हर एक छोटे छोटे बिजनेसमैन को क्या करना है, ऑनलाइन बेचना है सामान through the e-commerce platform. So should he take registration if he is reasonably having less turnover? So answer is no. But provided intrastate होना चाहिए सप्लाई. ये देखो, उस दिन एक छोटा स्टेशनरी वाला मुझे पूछ रहा था कि सर हाउ टू लिस्ट माय बिजनेस ऑन Amazon. Okay, so if he is doing business intrastate through some e-commerce platform, then he will not need registration provided his aggregate turnover is not exceeding 40 lakhs. So देखो, Bindusara can supply goods through e-Vastu store, e-Vastu store without obtaining GST registration. As per 24(9), persons who supply goods or service other than service notified in 9(5) through such ECO who is required to collect TCS is required to obtain registration. ये हो गया ओरिजिनल लॉ. अब आएगा however, ये है अमेंडमेंट. However, the persons making supplies of goods through an ECO who is required to collect TCS and having aggregate turnover in preceding FY and in the current FY not exceeding threshold limit, means not exceeding 40 lakhs in this case, because you are in which state? Not exceeding threshold limit in accordance with provisions of 22(1) are exempted from obtaining registration. Wide notification number 34/23 dated 31st July 23. सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. ये कंडीशंस आई होप आपने पढ़ लिए हैं. ये सेटिस्फाई होने चाहिए. सच पर्सन शैल नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. इंटरस्टेट हुआ तो रजिस्ट्रेशन विल बिकम कंपल्सरी. सेकंड, he shall not make supply of goods through ECO in more than one state or UT. Okay, such person shall be required to have a PAN. Of course, PAN तो होगा मोस्टली उसके पास, होगा इन PAN based registration. Such person shall, before making any supply of goods through ECO, declare on the common portal. Common portal मतलब gst.gov.in पे उनका PAN, address of the place of business and state or UT in which such persons seek to make such supply. Okay, and which shall be subjected to validation on the common portal. So ये information उसको validate करनी है common portal पे, उसके बाद ही आगे बढ़ना है. Such persons have been granted enrollment number. उनको एक enrollment number दिया है on common portal on successful validation of the PAN declared above. Such person shall not be granted
more than one enrollment number in state or UT. तो स्पेसिफिकली किसको लेना है ये एनरोलमेंट नंबर दोस्तों? ऐसे ईसीओस को लेना है ये एनरोलमेंट नंबर, सॉरी ऐसे सप्लायर्स को लेना है ये एनरोलमेंट नंबर हु आर डूइंग बिजनेस थ्रू ईसीओ बट नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन। समझ में आया पॉइंट? नो सप्लाई ऑफ गुड्स shall be made by such persons through ECO unless such persons have been granted enrollment number. तो enrollment number बहुत ही important हो जाएगा इनके लिए. Where such persons are subsequently granted registration, subsequently उनका turnover बढ़ गया, अब उनको registration दिया GST में, enrollment number shall cease to be valid. Thus, Bindusara can supply goods through e-Vastu store without obtaining GST registration till the time its aggregate turnover does not exceed whatever. कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? राजस्थान. So till the time it does not exceed rupees 40 lakhs. Okay. So as Bindusara is not required to obtain registration under GST, there shall be no GST implications. Of course, एक ही implication होगा, वो enrollment number लेना. No implication on supplies made by him through e-commerce platform. However, it is required to submit details of supplies made through it by unregistered suppliers. कौन? ECO. ECO को एक compliance करना पड़ेगा. It will have to, give the details of supplies made through it by unregistered suppliers like this Bindusara. Okay, having enrollment number in form GSTR 8. GSTR 8 में जब ECO अपना स्टेटमेंट फाइल करता है तो उनको ये डिटेल देना पड़ेगा. फर्दर ऑफ कोर्स इस केस में TCS अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोस्तों GST नहीं है ना, तो TCS का क्या लेना देना? जो 52 का TCS होता है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा. Have you friends followed it? All of you? Mark this very important question. Exam में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस भी है. Lot of chances of they asking you question like this in the exam, even without changing facts and figures. Please समझ लेना आप, इतना important है. Yes, of course. सबके लिए दोस्तों, सबके लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये कैंसलेशन के टॉपिक का है. लॉजिकली भी आपसे हो पाएगा ये क्वेश्चन, लॉजिकली भी आपसे हो पाएगा. ध्यान दो. ओके, पे अटेंशन. बाप रे, 1.5 चला अपना सेशन अभी तक. ओके, और आधा घंटा चलेगा मैक्स. मैक्स की मिनिमम मुझे नहीं पता, बट आधा घंटा लगेगा हमें. बट अभी इतना बहुत दिमाग लगा अभी तक. अब देखो, ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब. Due to closure of business activities in Rajasthan with effect from May 31st, A Limited filed application for cancellation of registration before jurisdictional tax authorities of Rajasthan. The application for cancellation of registration was filed on June 30. Registration was suspended with immediate effect from June 30, 2023 by jurisdictional tax authorities. The final order of cancellation was dated July 31st. देखो, final order of cancellation 31st July and suspension हुआ है 30 June. You are required to advise A Limited regarding last date of filing of that final return by it in Rajasthan. फाइनल रिटर्न की प्रोविजन पूछ रहे. GSTR 10 में फाइल करना होता है फाइनल रिटर्न.
within 3 months, within 3 months of date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later. सस्पेंशन नहीं, कैंसलेशन. तो पहले तो सस्पेंड हुआ है, that's a temporary cancellation, that is stopping the registration for time being. वो नहीं देखना है. तो यहाँ पे एक ही डेट रेलेवेंट है, 31 जुलाई वाला, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था ना आपके लिए. फाइनल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 31 जुलाई. 31 जुलाई वाला डेट इंपॉर्टेंट है. 31 जुलाई से आप प्लीज कैलकुलेट करना 3 मंथ्स. सो बाय 31 अक्टूबर, जुलाई खत्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, by 31st October he will have to file GSTR 10. Did you get it? On or before 31st October he will have to file final return GSTR 10. next सवाल पूछा था, further A Limited was also registered as an input service distributor. आपको पता है ISD याद है ना सबको, सेक्शन 20 के प्रोविजंस इन राजस्थान. सेड तो ISD एज ISD सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. यस, थम्स अप वाला एग्जांपल, LG वाला एग्जांपल, कुछ बैचेस में LG वाला एग्जांपल दिया है. ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 30, 2023. ओके, विथ एन ऑर्डर डेटेड 31st July 23. Advise whether final return is required to be filed upon cancellation of ISD registration. क्या ISD ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उसके लिए क्या फाइनल रिटर्न फाइल करना है कि नहीं, ये सवाल है. सी, आपको इकोसिस्टम समझाई थी, GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3, ये एक इकोसिस्टम समझाई थी. उस इकोसिस्टम में वो नहीं आता ISD का अपना अलग ही एक रिटर्न चलता है. तो फ्रेंड्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न बाय हिम. तो सी, ISD is not required to furnish return under 39(1) but under 39(4). Final return is not required to be filed upon cancellation of ISD's registration. लॉजिक लगाओ, उनके लिए कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं थे, उनके लिए जो इनवर्ड सप्लाई था वो उन्होंने उसका ITC ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने यूनिट्स को. So there is no such compliance of final return. So A Limited is not required to furnish final return for ISD's registration cancelled. Is it absolutely clear to all of you till this point? अभी बस 17, 18 and 19 तीन ही क्वेश्चन डिस्कस करने मुझे आपसे. उसमें भी 18 तो फॉर्मेलिटी दिख रहा है, 19 भी अच्छा है, 19 अच्छा है, बट 18 तो फॉर्मेलिटी है. बस गो टू 17 गाइस, ऑल ऑफ यू. Zebrex, registered in Delhi, enters into contract with Shine Limited. Zebrex, Delhi, enters in contract with Shine Limited, advertising company located and registered in Gurugram. Getting it? To arrange the display of an advertisement at Zebrex's newly launched product on a hoarding placed in Marine Drive, Mumbai, Maharashtra, for initial 3 months of the launch of the product. Yes, याद आया? बढ़िया. Shine Limited, yes, ये एक्चुअली हाँ करेक्ट. Shine Limited enters into contract with owner of Seaside Hotel located and registered in Marine Drive, Mumbai, for display of advertisement on hoarding placed in the lawn of the hotel.
what will be the place of supply of service slash services provided in given case. दोस्तों अच्छे से एनालाइज करोगे तो दो दो सर्विसेज दिखेंगे आपको. यस और नो, यू विल फाइंड टू सर्विसेज. एक जो है ना, एक वो है ZebRx, Shine giving to ZebRx, Shine Limited giving to ZebRx. एक है Shine Limited giving to ZebRx. समझा कि नहीं? शाइन कहां पे है? शाइन कहां पे है? गुरुग्राम मतलब हरियाणा. ZebRx कहां पे? दिल्ली. सो शाइन इज इन हरियाणा, ZebRx इज इन दिल्ली. ये है सप्लायर, ये है आपका रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, एंड इट्स अ प्योर एडवर्टाइजिंग सर्विस. डू यू एग्री? इट्स अ प्योर एडवर्टाइजिंग सर्विस. मानते हो? भूल जाओ अमेंडमेंट वगैरह, बट डू यू एग्री इट्स अ प्योर एडवर्टाइजमेंट सर्विस? एक्चुअली अमेंडमेंट मतलब क्लैरिफिकेशन था, वैसा कुछ नया नहीं लिखा है लॉ में. इट वॉज अ क्लैरिफिकेशन गिवन एंड वेरी ऑब्वियस क्लैरिफिकेशन इन माई ओपिनियन. तो ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, मानते हो? बट टू अरेंज एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट of ZebRx's newly launched product on the hoarding in Mumbai, okay, for 3 months जो भी है. अभी कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन शाइन लिमिटेड एंड सीसाइड होटल. सो सीसाइड होटल मुंबई. अब सेकंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सीसाइड होटल मुंबई. यहां पे ये है सप्लायर and recipient of supply is Shine. Shine Limited is recipient of supply. आपको पता है Shine is in हरियाणा. क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको समझ में आया? अब दोस्तों देखो क्या होता है. There are two supplies are involved. We discussed two supplies are involved. Yes. Services provided by Shine Limited to ZebRx. Very good. Wonderful. किसने लिखा है यहां पे? ये किसने अभी कमेंट किया? ये 12-2 वाला आपका नाम नहीं दिख रहा. बढ़िया, वेरी गुड आंसर. एडवर्टाइजमेंट के लिए 12-2A आएगा, बिकॉज नॉट स्पेसिफिकली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली कहीं पे भी नहीं है फ्रॉम 3 to 14, इसलिए 12-2A आएगा एडवर्टाइजिंग के लिए. एंड एडवर्टाइजिंग इज गिवन टू whom? It is given to registered person. So place of supply will be location of recipient of supply. Did you get it? ये देखो. So service by Shine to ZebRx, second is Seaside to Shine. Place of supply 12-2A के अनुसार. Because why 12-2A? Because not covered in 3 to 14. Made to register, okay, and it is supply is made to a registered person. So place of supply will be location of recipient of supply. So it will be what? It will be Delhi. Is it clear to all of you? POS is equal to Delhi, location of ROS. Clear? And second जो है ना, सेकंड प्योरली क्या है? सेकंड प्योरली सर्विस इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी है. जो सीसाइड होटल के यहाँ पे होर्डिंग था, होर्डिंग के लिए प्लेस थी, वो प्लेस रेंट पे दिया है. मतलब क्या है? इट इज अ
सर्विस इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 12(3) के अनुसार आएगा, इट विल बी प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दैट इज मुंबई। तो इस केस में आने वाला है मुंबई, इस केस में पीओएस आने वाला है मुंबई। यस एग्जैक्टली, यही तो क्लैरिफिकेशन दिया है, एब्सोल्युटली। बट अभी आपके सामने उसका एग्जाम्पल भी आ गया, तो अभी एग्जाम में एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल आता है तो इजीली अप्लाइड। सो इन केस वेयर देयर इज सप्लाई ऑफ स्पेस or right to use the space on the hoarding structure belonging to vendor, okay, to the client advertising company for display of the advertisement on the said hoarding structure. The hoarding structure erected on the land should be an immovable structure. Okay, further, place of supply of any service provided by way of this shall be space on immovable property. Okay, or grant of rights to use immovable property. So it will be governed by 12(3) of IGST Act. Therefore, place of supply will be location where such holding or structure is located. So thus in given case, the place of supply will be what? Mumbai. Is it understood by all of you? Shall we go to 18th question? I congratulate all of you, those who are focusing from the beginning. Well done, guys. Well done. Very nice resilience, patience, dedication shown by all of you. Keep it up. Those who watched entire session on YouTube, please do let me know. Okay. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहिए। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेशन। ओके, बट मुझे लगता है यहाँ पे सॉल्व करते वक्त थोड़ा गड़बड़ किया है इंस्टीट्यूट ने, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है, तो वी हैव टू चेंज द सॉल्यूशन अ बिट। देखो, प्राइस ऑफ हेक्साइट एक्सपोर्टर्स पोर्ट $8,000, freight from factory of exporter to the load airport, मतलब एयरपोर्ट इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर के पोर्ट तक आने के लिए ये इनकर किया है, तो ये हो जाएगा ऐड। while calculating FOB it will be added. Loading and handling charges at load airport, add for FOB. yes, तो do you agree? उसके बाद freight from load airport to the airport of importation in India, तो ये 10(2) रूल 10(2) ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एडजस्टमेंट है, एंड इंश्योरेंस ये भी एडजस्टमेंट है 10(2) का। यहां तक सबको समझ में आया? यस, तो डू यू एग्री योर FOB शुड बी 9,000, 8,000 प्लस 500 प्लस 500, FOB होनी चाहिए 9,000। यस दोस्तों, FOB होनी चाहिए $, 9,000, ये समझ में आ गया। अब फ्रेट कितना होना चाहिए? 9,000 का 20%, बिकॉज इट इज बाय एयरपोर्ट ना, सो इट इज बाय एयर, तो 1,800 और 4,000, मतलब एक्चुअल और 20% ऑफ FOB, whichever is less, that will be 1,800. yes sir. इंश्योरेंस होना चाहिए एक्चुअल 2,000, सो एसेसेबल वैल्यू या CIF होनी चाहिए 12,800। डू यू एग्री विथ मी? 12,800 होनी चाहिए। यस सर। दो आगे देखो,
आगे देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लाइफ सही है यहां तक, ये यहाँ पे भी लाइफ सही है, ये ऐड भी किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये अच्छे से क्या किया है, ये भी लिया है अच्छे से। ओके, बट टोटल यहां पे लेना चाहिए था 12,800। क्लियर। और फिर उसके बाद रेगुलेशन आपको पता है क्या होगा। Though the aircraft arrived on 24th November, the bill of entry for home consumption was presented on 20th November. Sorry, aircraft arrived on 24th November. Bill of entry was presented on 20 November. So bill of entry presentation के डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। So कुछ भी होके 24th नवंबर का क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज, because that the bill of entry was presented. तो कितना है 24th नवंबर का रेट ऑफ एक्सचेंज, आरबीआई का नहीं लेते कभी भी, ये 73। चेक। ये भी गड़बड़ है, ऐसे क्यों गड़बड़ किया, तो नोट तो सही लिखा है। सॉरी, हमने पढ़ने में गड़बड़ की दोस्तों, ऐसे लिखा है, हमने पढ़ने में गड़बड़ की दोस्तों, माय बैड माय बैड माय बैड। Though the aircraft arrived on 24th November, bill of entry was presented on 20 November. 20 नवंबर का लेना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 20 नवंबर, वो है 70। 70 सही है दोस्तों, 70 एकदम सही है, नो प्रॉब्लम विथ 70। एंड उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी लोगे एज ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इन वर्ड ऑफ वेसल, विच एवर इज लेटर। तो लेटर इज 24th नवंबर, तो 24th नवंबर का रेट ऑफ ड्यूटी लोगे 10%। ओके, वो ले लो 10%। ये देखो, मैं अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, 70 से कैलकुलेट किया एसेसेबल वैल्यू, 10% से कैलकुलेट किया रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। एंड डोंट फॉरगेट, जो आईजीएसटी है वो भी उसी डेट का आएगा, बिकॉज आईजीएसटी इज नथिंग बट योर कस्टम ड्यूटी एज पर 37, तो वो भी तो इसी डेट का आएगा। एंड ऑफ कोर्स एसडब्ल्यूएस भी अप्लाई करना है बीच में ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्लियर। सो दिस तो वाज अ रेगुलेशन क्वेश्चन। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन हमने बैच में किए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बैच में ऐसे किए, राइट। शैल वी गो अहेड। अंडरस्टूड। चलो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इस मतलब टॉपिक के मतलब इस आरटीपी के जो हमें डिस्कस करना है, एंड देन वी कैन एंड दिस सेशन। सेशन के बाद पक्का मुझे कमेंट में बोलना, हाउ डिड यू फाइंड द सेशन, व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम मी इन कमिंग 5 to 6 days। आप पक्का बोलना कमेंट में, दिस विल कम अप एज अ यूट्यूब सेशन। ओके, देखो, शिवांश लिमिटेड imported a machine from German for 180 lakh during the month of March 22 on payment of all duties। बढ़िया है। Due to some technical manufacturing defect, the machine was exported to supplier for repairs in October 22। The machine was re-imported without any remanufacturing or reprocessing in August।
after repairs. Since machine was under warranty period, the repairs were carried out free of cost. Okay. However, fair cost of repairs carried out, excluding cost of material, 10 lakhs would have been 5 lakhs. Actual cost of insurance and freight, 5 lakh, 2.5 lakh each side. Ownership of the machine has not been changed during the period. So my machine continued to be my machine only. हुआ क्या, मैंने मेरा मशीन बाहर रिपेयर के लिए भेजा था, अब वो रिपेयर करके वापस आया है. क्वेश्चन इज, you are required to advise Shivansh on concessions, if any, available for importation of machine after repairs. ओके, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही दोस्तों टैक्स लगेगा. कंप्यूट कस्टम्स ड्यूटी एंड IGST पेएबल, yes, absolutely, on re-import of machine after repairs. BCD is at 15%, IGST is at 12%. ओके, देखो क्या होगा. ड्यूटी पेएबल ऑन री-importation of goods which has been exported for repairs abroad is the duty of customs which would be leviable if value of re-imported goods after repairs were made up of fair cost of repairs carried out, including cost of materials used in repairs. ओके, तो बहुत लॉजिकल. जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी. इन शॉर्ट, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी. Insurance and freight charges, of course, both ways. However, following conditions need to be satisfied. Goods must be re-imported within 3 years. Okay, exported goods and re-imported goods must be same, and ownership of goods should not change. यहाँ पे सब कुछ हुआ है satisfied. तो क्या होगा, ये जो 10 लाख है, 10 लाख which is cost of material used in the repairs, वो एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स 5 lakhs, इन दोनों पे ड्यूटी आएगा. देखो, 10 लाख पे आएगा, 5 लाख पे आएगा, एंड एक्चुअल फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे भी आएगा. सो वो भी था 5 लाख, so 20 lakh rupees. So 20 lakhs will be your assessable value. इतना सिंपल होता है यहाँ पे कैलकुलेशन. यहाँ पे बाकी कुछ नहीं देखना है आपको. आपने एक्चुअल इंश्योरेंस एंड फ्रेट ले लिया है, तो यू डोंट ऑफ कोर्स हैव टू डू एडजस्टमेंट ऑफ 10-2. वो इम्बाइब हो गई इसमें 10-2 की एडजस्टमेंट. तो आप 20 लाख पे ड्यूटी कैलकुलेट करना. SWS तो आएगा ही, और IGST भी आएगा. यू नो वैल्यू फॉर IGST इज नथिंग बट टोटल ऑफ एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस SWS. वो तो हमेशा की तरह होगा. राइट गाइस, डिड यू फॉलो, डिड यू अंडरस्टैंड? So friends, it was my pleasure to deal with revision test paper for all of you. I hope you have followed it. I hope this will encourage you to study more. This will encourage you to score well in the exams. This will lay foundation for many tough questions that you will keep on solving. And whatever more you want from me, please feel free to put in the comments and do let me know how you found the session. Thank you so much. I'll see you in the next session. Till then, keep smiling, keep studying. Your tax mentor, CA Pratik Neve from Zest Learning, signing off. Tada. Bye bye. Take care. Thank you.